हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव प्रजनन तंत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और ये जो मानव प्रजनन तंत्र हैं, आपके एग्ज़ाम से यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को आज समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा है, प्रजनन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। प्रजनन से संबंधित क्या महत्वपूर्ण बातें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रजनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक, तो सब लोग जी चलिए देखिएगा प्रजनन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पहला है, बात करते हैं प्यूबर्टी। क्या है प्यूबर्टी? प्यूबर्टी मतलब यह उम्र की वह अवस्था होती है जब प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देता है। प्यूबर्टी वह अवस्था होती है जब प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देता है। प्रजनन अंग जैसे देखिएगा, मेल की अगर बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं तो वृषण होता है, टेस्टिस होता है। जबकि महिलाओं में जो प्रजनन अंग होता है ओवरी होता है, अंडाशय होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अगर अलग अलग भौगोलिक स्थिति में प्यूबर्टी की अवस्था अलग अलग होती है। मतलब हर जगह महिलाएं और जो पुरुष होते हैं अलग अलग क्या होते हैं, उनकी प्यूबर्टी अवस्था होती है। मतलब ये निर्भर करता है वातावरण पे। ठीक है, ये वातावरण पे निर्भर करता है। अगर एटमॉस्फेयर अच्छा है तो प्यूबर्टी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। अगर वातावरण थोड़ा सा डिसबैलेंस है तो ये प्यूबर्टी आपको बाद में देखने को मिलेगी। ठीक, तो भारत में अगर हम बात करते हैं, भारत में अगर बात करते हैं मेल की बात करते हैं तो 14 से 16 वर्ष तक जो मेल होते हैं उसमें प्यूबर्टी अवस्था आने लगती है। जबकि महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाएं जो होती है ना, 13 से 15 वर्ष में ही प्यूबर्टी इनकी आने लगती है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब आइए नेक्स्ट आगे करते हैं। एक नाम सुने होंगे आप लोग, मेनोपोज अवस्था। देखिए मेनोपोज अवस्था, ये समझिए ध्यान से। मेनोपोज अवस्था महिलाओं की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर दे, अर्थात महिलाओं में से जब ओवरी में से जब ओवम निकलना बंद कर देता है, अर्थात ओवम का निर्माण बंद हो जाता है, तो इस अवस्था को बोलते हैं मेनोपोज अवस्था। क्या बोलते हैं? मेनोपोज अवस्था। तो मेनोपोज जो अवस्था होता है ये महिलाओं में देखने को मिलता है। अधिकतर महिलाएं जब 50 साल के पार हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, बच्चे को जब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनके ओवरी से ओवम नहीं निकल पाता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग एंड्रोपोज अवस्था। देखिए एंड्रो मतलब होता है क्या, पुरुष। एंड्रो मतलब पुरुष और मेनो मतलब होता है महिला। तो एंड्रो का शब्द पड़ेगा, एंड्रो मतलब पुरुष। पुरुषों की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर दे, प्रजनन अंग काम करना बंद कर दे, अर्थात स्पर्म का निर्माण बंद हो जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एंड्रोपोज अवस्था। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोपोज अवस्था। इतनी बात क्लियर सभी को? तो इसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोपोज अवस्था। तो एंड्रोपोज अवस्था जो देखने को मिलती है ये आपके पुरुषों में, और जो कि मेनोपोज अवस्था ये आपकी महिलाओं में। ठीक, आइए हम कुछ बात करते हैं आपके सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। देखिए सेक्स ऑर्गन की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सेक्स ऑर्गन की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी अगर सेक्स ऑर्गन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मेल में अलग होता है और फीमेल में ये अलग होता है। मेल में ये टेस्टिस होता है जिसे बोलते हैं वृषण, और फीमेल में ओवरी होता है जिसे बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, अंडाशय। अब आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वे ऑर्गन होते हैं जो टेस्टिस से, जो टेस्टिस की सहायता करते हैं। टेस्टिस से ही निकलता है स्पर्म, तो स्पर्म को निकालने के लिए सहायता करते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसी प्रकार ओवरी से जब ओवम निकलता है, तो इस ओवम को निकालने की सहायता करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में इपिडिडाइमस होता है, सेमाइनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और कॉपर ग्लैंड होता है। अब प्रश्न ये बनता है मेल में जो इपिडिडाइमस होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, सेमाइनल वेसिकल की संख्या कितनी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या क्या होती है, कॉपर ग्लैंड की संख्या क्या होती है, इन सभी को हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो देखिएगा फीमेल में फैलोपियन ट्यूब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, वेजाइना होता है, सर्विक्स होता है, यूटेरस होता है। इतनी बात समझ आया जी। तो इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि आपको यहाँ पे जानने होंगे। अब आइए हम मेल की बात करते हैं। हम मेल की बात करते हैं तो मेल में देखिए ध्यान से, मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग। मेल में देखिएगा मेल में का मुख्य जो ऑर्गन होता है, मुख्य ऑर्गन जो होता है, मुख्य अंग होता है, टेस्टिस होता है, वृषण होता है। मेल का जो मुख्य ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो वृषण होता है, टेस्टिस होता है। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम लोग बात करते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इपिडिडाइमस होता है,
वास डिफरेंशिया होता है, सेमाइनल वेसिकल होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, कॉपर ग्लैंड होते हैं। इतने बात समझ आए। देखिएगा ये है इपीडिडाइमस, यहाँ देखिएगा इपीडिडाइमस, यहाँ पे आपको दिख लो जी, एक मिनट थोड़ा सा बने रहिए, आप लोग दिखाते हैं आपको इपीडिडाइमस। जी देख लीजिएगा यहाँ पे ये देखिए इपीडिडाइमस है, देखिए इपीडिडाइमस, ये इपीडिडाइमस से यहाँ से स्पर्म लेते हुए ये देखिएगा ये है आपका क्या, ये कलर क्या है, वास डिफरेंशिया, ये है आपका वास डिफरेंशिया। तो इपीडिडाइमस, वास डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसिकल, देखिए सेमाइनल वेसिकल ये है, सेमाइनल वेसिकल ये है, सेमाइनल वेसिकल। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड है। कॉपर ग्लैंड, देखिए बल्बो यूरेथ्रा को हम लोग कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड बुलबुल। की बात करते हैं, ब्रिसड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ब्रिसड देखिएगा एक यहाँ पे ब्रिसड है और एक यहाँ पे, दो प्रकार के ब्रिसड होते हैं। तो मतलब दो प्रकार, मतलब ब्रिसड की जो संख्या होती है दो होती, मतलब एक जोड़ी होती है। इसका आकार अंडाकार होता है, ओवल शेप होता है। कार्य क्या होता है इस ब्रिसड का, इसका कार्य स्पर्म का निर्माण करना, स्पर्म का निर्माण करना। तो स्पर्म का निर्माण करना था, मेल सेक्स आर्गन का निर्माण करना, मेल सेक्स आर्गन का मतलब टेस्टिस का भी निर्माण करना, इसके साथ साथ स्पर्म का निर्माण करना। टेस्टिस के बाहर एक पतली सी संरचना, देखिएगा ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बाहर एक पतली सी संरचना जुड़ी होती है, देखे होंगे आप लोग, पतली सी संरचना जुड़ी होती है, पतली सी परत होती है, जुड़ी होती है, जिसे हम लोग ब्रिसड कोष के नाम से भी जानते हैं, ब्रिसड कोष के नाम से जानते हैं। अब टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न बनता है ये जो स्क्रोटम, इसका काम क्या होता है, ये एक प्रकार की चमड़ी होती है जो टेस्टिस के ऊपर पाई जाती है। इसका काम हमारे बॉडी जो टेम्परेचर होते हैं ना 37 डिग्री, उससे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर को कम बना के रखता है टेस्टिस के। जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो जो स्पर्म होते हैं वह ज़्यादा मात्रा में क्या होंगे, उनका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म मरते नहीं हैं। तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर कम बना के स्क्रोटम ही रखता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर सभी को, समझ में आया जी। तो ये देखिएगा स्क्रोटम की मदद से टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगर हम ये देखिए ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर देखिए ध्यान से, ये कुछ संरचना दिख रही है, एक संरचना, दो संरचना, ऐसे कुछ लोब्स पाए जाते हैं। ये क्या है भाई, ये लोब्स हैं, ये आपके लोब्स हैं। ठीक, ये आपके यहाँ पे लोब्स हैं, ये कुछ लोब्स पाए जाते हैं। एक ब्रिसड के अंदर लगभग 250, कितने, लगभग 250 लोब्स पाए जाते हैं, एक ब्रिसड के अंदर 250 लोब पाए जाते हैं। टेस्टिस आंतरिक रूप से खंडों में विभाजित, देखिए आंतरिक रूप से खंडों में विभाजित होते हैं, जिन्हें लोब्स कहते हैं। प्रत्येक लोब्स में पतली नुमा संरचना पाई जाती है। देखिए प्रत्येक लोब्स में देखिए एक पतली पतली क्या है, संरचनाएं पाई जा रही हैं, जी पतली पतली धागे रूप संरचनाएं पाई जा रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एक प्रकार की ट्यूब्यूल्स होती है। एक लोब में कितने ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक लोब्स में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक, एक लोब में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। प्रश्न बनता है इस जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसके द्वारा क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। अगर स्पर्म का निर्माण होता है इसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। एक लोब्यूल्स के अंदर कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, एक लोब्यूल्स के अंदर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, एक लोब्यूल्स के अंदर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर सभी को, समझ में आ गया जी। अब आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, देख लीजिएगा, हम बात करते हैं आगे। सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, देखिएगा ये देखिए सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सभी आके क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, सभी देखिए आके इकट्ठा होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपस में मिलकर एक घुमावदार से, देखिए घुमावदार संरचना है, घुमावदार संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग इपीडिडाइमस कहते हैं। देख लीजिएगा यही है इपीडिडाइमस, यही है आपका इपीडिडाइमस। ठीक है, एक मिनट, यही है आपका क्या, इपीडिडाइमस। एक मिनट थोड़ा सा बने रहिए आप लोग, यही है आपका ये इपीडिडाइमस, इपीडिडाइमस। ठीक है, तो यही इपीडिडाइमस आगे चल के वास डिफरेंशिया, देख लीजिएगा यही आगे चल के क्या होता है, यही आगे चल के ये वास डिफरेंशिया, ये वास डिफरेंशिया क्या करता है, ये बना लेता है, यही आगे चल के क्या होता है, वास डिफरेंशिया बना लेता है। तो यही इपीडिडाइमस आगे चल के वास डिफरेंशिया का निर्माण करता है। वास डिफरेंशिया आगे जाके स्पर्म डक्ट का निर्माण करते हैं, यही आगे जाके स्पर्म डक्ट का। तो देखिए यहाँ पे हो जाता है स्पर्म डक्ट, यही होगा स्पर्म डक्ट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये देखिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा यही है इपीडिडाइमस, देख लीजिएगा यहाँ से इपीडिडाइमस है, ये देख लीजिए ये इपीडिडाइमस है, इपीडिडाइमस फिर वास डिफरेंशिया, आगे जाके देखिए स्पर्म डक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हो स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट आगे जाके क्या खुलता है, यहाँ देखिए आगे आगे जाके क्या खुलता है, यहाँ पे खुलता है।
और आगे जाके खुलता है। तो सबसे पहले एक ग्रंथि आती है जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल की देखिए संख्या एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, दो संख्या होती है। उसके आगे देखिएगा यहाँ पे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, ये पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसकी संख्या एक होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या एक होती है। उसके बाद देखिएगा यहाँ छोटा छोटा क्या होता है, कॉपर ग्लैंड होता है। यहाँ पे कॉपर ग्लैंड जिसे बल्बोयूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये सब पाए जाते हैं। ठीक, आइए इतनी बात क्लियर सभी को। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात कर रहा है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट के आगे वाले हिस्से में सेमाइनल वेसिकल। देखिएगा स्पर्म डक्ट यही है। स्पर्म डक्ट के आगे वाले हिस्से में सेमाइनल वेसिकल। देखिए यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल देख रहे होंगे आप लोग। देखिए सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, देखिएगा ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर, देखिए यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रा कॉपर ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड यहाँ पे पाए जाते हैं जो निम्नलिखित कार्य करते हैं। देखिए इनका निम्नलिखित कार्य भी होता है, देख लीजिएगा आप लोग। तो देखिएगा टेस्टिस से ही स्पर्म, फिर एपिडिडाइमस, एपिडाइम, फिर वास डिफरेंशिया, फिर स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट सबसे पहले आखिर कहाँ खुलता है, सेमाइनल वेसिकल में खुलता है। सेमाइनल वेसिकल के बाद फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, प्रोस्टेट के बाद फिर कॉपर ग्लैंड होता है। अब आइए सब इन सभी की हम लोग यहाँ पे संरचना करने करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे, कल इसको हम लोग और भी डीप में जाएंगे, मानव प्रजनन तंत्र के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन, निषेचन कैसे होता है, फिर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो इस सभी को चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, ठीक है। तो एक बात जरूर आप लोग याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है कल आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग क्लास।